हाँ जी बच्चों, तो मुझे यकीन है कि सेकंड चैप्टर जिन जिनको मुश्किल लगता है तो मेरी वीडियोस के बाद उनको मुश्किल नहीं लगेगा और सबको कीवर्ड्स पता चल गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसकी रिवीजन वर्कशीट जो मैं डालूंगा उससे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और बहुत अच्छा रिवीजन सेशन मिलेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ विद द सेकेंड पार्ट। हाँ जी, तो हमने पढ़ दिए थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो उसमें वी हैव पॉलिनेशन ऑल्सो, बिकॉज अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। पॉलिनेशन व्हाट इज इट? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन तीन तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलन: ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? देखिए बेटा, ये एक फ्लावर है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर के अंदर बोथ मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी में जो स्टिग्मा है और जो आपका एंथर है एक्सपोज होगा, उनमें ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स, तो बेटा देखो, जब ऑटोगैमी होनी है, सेल्फ पॉलिनेशन होनी है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। नंबर वन, सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जैसे ही पॉलन रिलीज हुआ, साथ ही स्टिग्मा ने उसे क्या कर लिया? रिसीव, एंड दे बोथ मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। तो दीज आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स बहुत कम होते हैं जो खुद की पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है? एक तो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दे मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर, एंड सेकेंड सिंक्रोनी। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स जैसे ही एक ने रिलीज किया दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। Now moving to the next part, there are two types of flowers, ठीक है। अब देखिए, एक होते हैं कैस्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। अब एक ही जो प्लांट है उसमें दो तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, तो वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ये बहुत ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कौन से फ्लावर्स हैं जो, कौन से प्लांट्स हैं जो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। तो व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स? They are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, जिसमें एंथर और स्टिग्मा बाहर को एक्सपोज होगा, मतलब वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें एश्योर्ड सीड सेट प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोज है ना, बाहर को है, टोटली बंद नहीं है। तो कैस्मोगैमस आर ओपन फ्लावर्स। What are क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? They do not open at all, they are closed flowers। इसमें एंथर एंड स्टिग्मा will lie close to each other। जैसे ही पॉलन रिलीज होगा, साथ ही स्टिग्मा रिसीव कर लेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स पर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट प्रोडक्शन। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? एश्योर्ड सीड सेट प्रोडक्शन। और व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज? बेटा जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वही पेपर में आने वाले हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैं बता रहा हूँ वो तुम किसी भी गेस्ट पेपर से पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं वर्कशीट्स डालूंगा, अप्रोप्रिएटली कर लोगे, 70 में से 70 भी ले जाओगे, एंड आई गारंटी दैट। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं क्लोज फ्लावर्स जिनमें शॉर्ट सीड सेट प्रोडक्शन होगा। डिसएडवांटेज क्या है? बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी, तो क्या आ जाएगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब बार बार फर्टिलाइजेशन करने से क्या होगा? एक टाइम पे उनकी ब्रीडिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, गिटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। पहले तो क्या था? सेम फ्लावर था, उसी के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। अब प्लांट एक ही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ है, फीमेल यहाँ। जैसे देखो, मैं प्लांट हूँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल, दोनों एक ही में है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, एक ही फ्लावर के अंदर हुआ है, ठीक है। एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर्स हैं, मेल इधर है, फीमेल यही है। उधर क्या था कि यही फ्लावर है, ठीक है, ऑटोगैमी में, इसी के अंदर ये मेल पार्ट है, ये फीमेल है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, सिंक्रोनी, ठीक है। तो ऐसे समझिए ना, ये ऑटोगैमी है, मेल फीमेल, दे आर कमिंग क्लोज, एक ही में दोनों है। अब यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, ये क्या हो गई? गिटोनोगैमी। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ से तो क्रॉस होके ही ऐसे आएगा ना, पर ये क्या है? दिस इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो हो तो जेनेटिकली तो एक ही, मतलब फ्लावर है, मेल और फीमेल जीन्स तो एक ही है, बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स एंड जेनेटिकली दे आर डिफरेंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आते हैं विंड और वाटर, बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। तो सबसे पहले विंड की मैं बात करूंगा, एबायोटिक एजेंट्स की। बेटा अब इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में से पक्का ही आना है, 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसे हम कहते हैं एनीमोफिली।
मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट है ये। अब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए प्लांट को? एक तो उसमें सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ओवरी में, एंड न्यूक्लियस जो फ्लावर्स हैं दे मस्ट बी पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, मतलब बहुत सारे फूल एकदम इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि विंड पॉलिनेशन है एकदम जैसे ही गिरा तो अगर गुच्छा होगा तो वो उसको इजीली ट्रैप कर लेगा, और अगर एक ही ओव्यूल होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉर्न कॉब? Corn cob, the tassels are the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. तो what are tassels? Corn cob, मक्की में जो tassels होते हैं वो क्या है? वो actually stigma and style है which are waving in the wind to trap the pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. Effective pollination के लिए large amount of pollen grains should be produced. They should be light and non-sticky. हल्के वेट के होंगे तो easily transport होंगे, sticky, non-sticky, क्योंकि चिपके रहेंगे तो wind उन्हें ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। वेल एक्सपोज स्टेमन बाहर को एक्सपोज होना चाहिए, तभी वो हिलेगा विंड से, तभी वो गिरा पाएगा। ये तो आप बड़े आराम से ना मतलब लॉजिकली सोच के बता सकते हैं। और लार्ज और फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन होना चाहिए ऐसे एक्सपोज बाहर, जैसे ही उससे गिरा स्टिग्मा वेव कर रहा है वो उसको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर से जो पॉलिनेशन होती है उससे बच्चे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ये बहुत रेयर है और ये 30 जनर ऑफ मोनोकॉट्स में ही लिमिटेड है। ज़्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो है वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला, फ्रेश वाटर में होते हैं। ज़ोस्टेरा एक मेरीन सी ग्रास है जो मेरीन वाटर में होती है। लोअर प्लांट्स में वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स। और वाई आर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स? क्योंकि बेटा दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए वो बहुत कम एरिया में हमें मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, बच्चे ये पैराग्राफ पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं इनके बारे में इन डिटेल बताने लगा हूँ। ये आपकी बुक की पिक्चर है, ये पेपर में आ चुकी है बहुत बार। ये वेलिस्नेरिया प्लांट के बारे में है। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है? फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुँच जाता है बाय लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल क्या है आपके फ्लावर्स वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब वाटर करंट्स की हेल्प से ये जो पॉलन ग्रेन है ये फीमेल फ्लावर तक पहुँचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सी ग्रासेस लाइक ज़ोस्टेरा में क्या होता है? जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, पॉलन ग्रेन्स होते हैं लॉन्ग और रिबन लाइक। अब जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका पॉलन ग्रेन क्या होगा? रिबन लाइक। रिबन मतलब बहुत हल्का, ताकि पानी के बहाव से इजीली ट्रेवल कर ले, एंड दे आर कैरीड इनसाइड द वाटर एंड दे रीच द स्टिग्मा। अब जो पॉलन ग्रेन पानी के अंदर है वो तो गीला हो जाएगा, फिर वो फर्टिलाइजेशन के एबल मतलब रहेगा या नहीं रहेगा। पर जो पॉलन ग्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? देयर इज द म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो उसको वेट होने से बचाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है क्या पानी में रहने वाले जितने प्लांट्स हैं क्या पानी से ही उनकी पॉलिनेशन होगी? नहीं। अब वेलिस्नेरिया जो है वो तो पानी में ही पॉलिनेट कर रहा है, जो ज़ोस्टेरा है, सी ग्रासेस हैं वो पानी के अंदर पॉलिनेट कर रही हैं। पर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स विल एमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर। जो फ्लावर्स हैं जैसे वेलिस्नेरिया में तो वो सरफेस ऑफ वाटर तक ही थे, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में क्या होता है? जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के बाहर आ जाता है। तो अगर वो पानी के बाहर आ जाता है तो उसकी पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स करते हैं, दैट इज एंटोमोफिली, या उसकी पॉलिनेशन कैसे होती है? विंड से होती है, एनीमोफिली। तो ये आपने बेटा आप ध्यान रखना है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में प्लांट पानी के बाहर आ गया और उसकी पॉलिनेशन किसने की? इंसेक्ट या विंड ने। वेलिस्नेरिया में सरफेस पे। तो सीक्वेंस में याद रखिए, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जिनके नाम के साथ वाटर है उनकी पॉलिनेशन पानी में नहीं हो रही, इसको याद रखने का तरीका है। तो फिर नीचे आइए वेलिस्नेरिया, ये सरफेस पे हो रहा है, वो पानी के बाहर, वो सरफेस पे, और कुछ पानी के अंदर, उसमें आ गया ज़ोस्टेरा और मेरीन ग्रास। चुटकी में तीनों चीज़ें खत्म। देन विंड एंड वाटर पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होती है दे आर नॉट कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर। तो ये भी इनका एक स्पेसिफिक चीज़ है। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूँगा बायोटिक एजेंट्स की। वो तो थे विंड और वाटर एबायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स में बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास, पार्ट, मॉथ, बर्ड, बैट, प्राइमेट्स, अर्बोरियल एनिमल्स, रॉडेंट्स सभी करते हैं। पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? एंटोमोफिली। और सबसे डोमिनेंट जो आपका एनिमल स्पीशीज है जो पॉलिनेशन करती है वो कौन है? बीज। और मेनली जितने भी फ्लावर्स को एनिमल्स पॉलिनेट करते हैं, हर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक एनिमल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या है? एक तो बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए, रिच इन नेक्टर होने चाहिए, एंड विच आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देखो भाई, तुम्हारी पॉलिनेशन अगर कोई इंसेक्ट करने आ रहा है तुम्हें भी तो उसको कुछ देना पड़ेगा, तो प्लांट उसको इन रिटर्न क्या देता है? नेक्टर देता है और कुछ पॉलन ग्रेन्स देता है। स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम
विजिबल। और इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस वर्ड आपने बहुत बार सुना है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ फ्लोरल पैटर्न। तो फ्लावर्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है ताकि गुच्छा हो वो इंसेक्ट्स को इजीली विजिबल हो और वो अट्रैक्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लाइज और बीटल्स जिन फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है उनमें से फाउल ओडोर, फाउल स्मेल आती है। ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं, पर बीज और बटरफ्लाइज फ्लाइज और बीटल्स जिन्हें क्या करती हैं, पॉलिनेट करती हैं, वो मेनली क्या होते हैं, उसमें फाउल ओडोर और पॉलन ग्रेन्स इसके क्या होने चाहिए, जनरली स्टिकी, ताकि वो चिपक जाए उनके साथ और इजीली पॉलिनेशन हो जाए। When the animals come in contact with the anther and stigma, its body gets pollen grains, and when it comes in contact with the stigma, it results in pollination. तो जो एनिमल चलता है उसके पैरों के साथ वो चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, और जब वो फीमेल पार्ट के साथ जाता है वहाँ रिलीज हो जाता है, वहाँ फिर वो क्या हो जाती है, पॉलिनेशन। अब some plants provide safe spaces as floral rewards to lay eggs. Amorphophallus, the tallest flower of 6 feet, ये भी कुछ इंसेक्ट्स को जगह प्रोवाइड करता है ताकि वो इसके ओवरी के लोक्यूल में अपने एग्स ले कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यक्का और मॉथ प्लांट की, जो मॉथ स्पीशीज है और यक्का, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। और बेटा आपको स्टिक करना पड़ेगा एनसीईआरटी की लाइंस के साथ। यक्का और मॉथ के बीच में क्या रिलेशन है? दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। कैसे? मॉथ अपने एग्स लोक्यूल मीन्स कैविटी ऑफ द ओवरी में ले करता है यक्का प्लांट के, और फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। मॉथ उसकी पॉलिनेशन कर रहा है और इन रिटर्न उसके जो एग्स हैं वो वहीं पे उसकी ओवरी के अंदर है, और लार्वा जब बाहर आता है एग से तो उसी के सीड्स पे नरिश करके आगे डेवलप होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैनी इंसेक्ट्स पॉलन और नेक्टर ले जाते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करके जाते, उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, वी कॉल देम रॉबर्स, चोर, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। तो हम क्विक रिवीजन सेशन में है, तो आपको मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, और ये आप वीडियो बार बार देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे कि समीर सर की वीडियो देख अगर तूने 70 में से 70 लेने हैं तो। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले व्हाट आर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। Hermaphrodite flowers, वो hermaphrodite means both male and female reproductive parts in the same flower। तो hermaphrodite जो flowers होते हैं they can undergo self pollination which is called autogamy। Continued अगर self pollination बेटा होती रहेगी, मैंने पहले भी बताया, इससे क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो बेटा कौन सी हैं, दे आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या बेटा, देखो ऑटोगेमी के लिए दो कौन सी चीजें चाहिए, पिछला भी डिवाइस करा रहा हूँ साथ साथ। ऑटोगेमी के लिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक तो बोथ पॉलन एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, और सेकंड चीज क्या चाहिए, ये कि सिंक्रोनी, जैसे ही पॉलन रिलीज हुआ स्टिग्मा ने उसे रिसीव कर लिया। अब दोनों चीजों को खत्म कर दो, कैसे खत्म करेंगे, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार ना हो, या स्टिग्मा तैयार हो जाए पॉलन रिलीज ना हो, नो सिंक्रोनाइजेशन। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब दे शुड नॉट लाई क्लोज टू ईच अदर। एक फिनोमिना जो प्लांट खुद अडॉप्ट करता है ताकि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए, वो क्या है, genetic mechanism to prevent self pollen from fertilization by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। pollen grain land हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर पर वो pollen tube ही नहीं बनाता, मतलब the inability of the pollen grain to form a pollen tube is called self incompatibility, मतलब खुद की incompatibility कि वो खुद ही pollen tube नहीं बना रहा, तो इससे भी self pollination जो है वो अवॉइड हो सकती है। ठीक है, ये तीसरा मेथड। फोर्थ, ये बेटा बहुत भयंकर सा पैराग्राफ है बुक के अंदर एनसीईआरटी के, वहां आपको नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, यहाँ पे क्विक रिवीजन और स्लाइड बाय स्लाइड हर एक चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम एक बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को क्या बना दें, यूनिसेक्सुअल बना दें, मतलब उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस खत्म। तो इफ मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, और यूनिसेक्सुअल को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल को हम कहते हैं डाइशियस। ठीक है बेटा, तो इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट दैट इज मोनीशियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। तो देखिए अगर तो मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है तो हम ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं, गिटोनोगेमी नहीं कर सकते। देखो मेल फ्लावर इधर है, फीमेल इधर है, तो ऑटोगेमी मैंने प्रिवेंट कर दी। ऑटोगेमी मतलब एक फ्लावर इधर और एक फ्लावर इधर। ठीक है, ऑटोगेमी में तो क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के अंदर है। ठीक है, गिटोनोगेमी में मेल इधर और फीमेल इधर। तो अगर मैं यूनिसेक्सुअल क्या बना दूं, फ्लावर्स, मतलब मेल फ्लावर इधर और फीमेल फ्लावर इधर, ऑटोगेमी तो मैंने प्रिवेंट कर दी। ऑटोगेमी तो था मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर, वो मैंने प्रिवेंट कर दी। पर गिटोनोगेमी तो मैंने प्रिवेंट नहीं की, क्यों, क्योंकि मेल फ्लावर इधर है और फीमेल यहाँ है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने से हम ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हैं पर गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर सकते।
बट अगर आप चाहते हो कि ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करना है तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको प्लांट को यूनिसेक्सुअल करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब मैं यूनिसेक्सुअल प्लांट हूं, ठीक है, और एक यहां खड़ा है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, कि अगर मैंने प्लांट को ही क्या कर दिया डाइशियस यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर्स जैसे उसमें तो क्या है गिटोनोगैमी में मेल फ्लावर इधर और फीमेल फ्लावर इधर, तो एक ही जगह दोनों फ्लावर है, तो उस केस में दैट इज डिफिकल्ट, सो दैट इज वाई वी कैन प्रिवेंट देम। पर बेटा इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम जैसे यूनिसेक्सुअल जो आपके प्लांट्स हैं उनको प्लांट्स को ही हम क्या बना दें, यूनिसेक्सुअल बना दें, मतलब एक प्लांट इधर और दूसरा प्लांट आपका कहाँ होगा, इधर, तो उस केस में वी कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। सो इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग बच्चे हमने क्या करना है, नेक्स्ट द थिंग विच वी कैन डू इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब बेटा देखो पॉलिनेशन हो चुकी है, गिटोनोगैमी हो गई, ऑटोगैमी हो गई और जीनोगैमी हो गई। अब नेक्स्ट हमने किसकी बात करनी है, हमने नेक्स्ट बात करनी है बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन विल रिकॉग्नाइज कि जो पिस्टिल है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि पॉलन कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल। तो बेटा उस केस में हमने क्या करना है, इफ अ पॉलन इज कंपैटिबल, अगर तो पॉलन कंपैटिबल है वो उसी पिस्टिल के लिए आया तो पिस्टिल विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, और अगर वो इनकम्पैटिबल है तो पिस्टिल उसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो जर्म पोर है उसे पॉलन ट्यूब क्या करती है, अराइज करती है। तो द कंटेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ये भी एक बुक का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये सीबीएसई बोर्ड्स में आता है बेटा, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड्स के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो ये पॉलन ट्यूब इट इज रीचिंग हियर, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हमने वो सेल्स किए ही हैं, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ से फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड्स द पोलन ट्यूब टू एंटर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दीज आर द इवेंट्स विच यू कैन सी हियर। तो पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर चुकी है, तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो फिलीफॉर्म अपरेटस से ये यहाँ से एंटर कर रहा है, तो एक पोलन जो आपका ट्यूब है उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 मेल गैमीट्स और एक वेजिटेटिव सेल, दिस इज द 3 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सेल होगा, वहां पे मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूज करेगा। इफ द पॉलन इज इनकम्पैटिबल, पिस्टिल उसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब अगर तो पॉलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन पे शेड हुआ है, तो बेटा उस केस में क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। और अगर 3 सेल स्टेज होगी, पहले भी बता दिया, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, अब अगर तो 2 सेल कंडीशन है तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल, उसकी माइटोसिस से 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। पर अगर 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है तो उसमें एक वेजिटेटिव होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगे। पर जब 2 सेल स्टेज होगी, एक वेजिटेटिव होगा एक जनरेटिव, वो बाद में माइटोसिस करेगा। 3 सेल में पहले से ही वेजिटेटिव होगा और 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। नाउ फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस का काम है उसको गाइड करना और गाइड करके, ठीक है। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन टॉपिक क्यों इंक्लूड किया गया चैप्टर में? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का बेटा मतलब क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब हमें ये पता चल जाए कि कब पॉलन रिलीज होगा, कब वो पॉलन ट्यूब बना के स्टिग्मा में एंटर करेगा। और अगर मेरे को किसी भी प्लांट के पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का टाइम पता लग गया तो एक प्लांट ब्रीडर उसको यूटिलाइज कर सकता है, और जहां पे इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन है वहां पे वो उसको क्या बना सकता है, कंपैटिबल बना सकता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर करके जाना है। हाउ इज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अ क्रॉप ब्रीडर? बिकॉज क्रॉप ब्रीडर को अगर ये पता चल गया पॉलन कब रिलीज होगा, पिस्टिल उसे कब एक्सेप्ट करेगा, तो इवन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस को भी हम क्या बना सकते हैं, कंपैटिबल। काइंडली नोट द पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स जो हमने रखे हुए हैं उन्हें हम पॉलिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग से अचीव होता है। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों है, हम उसके एंथर को फोर्सेप्स से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? इट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और वो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसका एंथर मैं रिमूव कर चुका हूँ, उसके पिस्टिल को मैं बटर पेपर से अगर कवर कर दूंगा तो व्हाट इज दैट प्रोसेस नोन एज? इट इज नोन एज बैगिंग। क्यों? ताकि उस
पिस्टिल के ऊपर कोई अनवांटेड पॉलन लैंड ना कर जाए। उसके बाद व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन मैंने कलेक्ट किए थे वो मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, शेड कर सकता हूँ, और शेड करने के बाद मैं उसे रीबैग कर दूंगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दो मेथड्स, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन मींस रिमूविंग द एंथर फोर्सेप्स की हेल्प से, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ताकि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए। ये आर्टिफिशियल मेथड्स है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है और एक आर्टिफिशियल मेथड्स है। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, जो पिस्टिल है उसको बटर पेपर से कवर कर दूंगा ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन लैंड ना करे, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। और जब वो पिस्टिल रिसेप्टिविटी के लिए मैच्योर हो चुका है, तब जो कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स है मैंने उसके ऊपर शेड कर दिए, तो व्हाट इज दैट नोन एज, दैट इज नोन एज अ मेथड। और उसके बाद फिर मैं उसे रीबैग कर दूंगा। तो बेटा अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए आप कौन सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज करेंगे, अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्योंकि देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब या तो उसमें मेल है या फीमेल, तो एंथर तो निकालना ही नहीं, तो उसकी सिर्फ अपने बैगिंग करनी है। बैगिंग करने के बाद जब वो मतलब रिसेप्टिविटी के लिए मैच्योर हो जाएगा तब उसमें पॉलन ग्रेन शेड कीजिए और रीबैग कर दीजिए। पर बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए आपको पहले इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा और बैगिंग। तो इसीलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स यूज्ड फॉर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसका एंथर तो रिमूव होना ही नहीं, तो उस केस में आप यूज करोगे सिर्फ बैगिंग। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहले इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर रीबैगिंग। तो ये ध्यान रखना है आपने। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मैं की टर्म्स बताऊंगा, वो आपको जरूर याद रखनी है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स, तो साइनर्जिड्स के थ्रू आपका जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर हो चुका है। पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स अपने रिलीज कर देता है। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमीट, इट इज द मेल गैमीटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन ने दो मेल गैमीट्स रिलीज कर दिए, एक मेल गैमीट जाएगा एक्स सेल की तरफ, उसके साथ फ्यूज करेगा, तो वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद वन एक्स सेल इन द एम्ब्रियो सेट, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिन मींस फ्यूजन, गैमी मींस गैमीट्स, एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। जो सेकेंड मेल गैमीट है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई, तो एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, तो मतलब तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, तो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या निकलेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन। पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो फर्टिलाइजेशन हो चुकी हैं दोस्तों। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट और एक्स सेल की, इट इज कॉल्ड सिनगैमी, उसका प्रोडक्ट है जाइगोट। सेकेंड फर्टिलाइजेशन किसकी हुई है, सेकेंड मेल गैमीट और साथ में क्या था आपका, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो है दो पोलर न्यूक्लियाई। तो सेकेंड मेल गैमीट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन, रिजल्ट उसका पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दिस अगर पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो क्या बताएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। यही हुआ ना, दो बार फर्टिलाइजेशन हुई, दोनों फर्टिलाइजेशंस के नाम सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों के प्रोडक्ट्स क्या है, सिनगैमी का प्रोडक्ट जाइगोट, डबल, और आपकी ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या है, पेन। नाउ ये तो हो गई पॉली फर्टिलाइजेशन है ना। अब होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले बनेगी एंडोस्पर्म, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर ओव्यूल बनेगा सीड, और ओवरी बनेगी फ्रूट। तो ये डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखने हैं आपने, ये भी आपकी बुक का ही डायग्राम है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो फर्क ये सिर्फ डायग्राम में बना हुआ है, ये थ्योरी में नहीं है, सस्पेंसर सेल्स की प्रेजेंस। ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी के अंदर। मेरे को लगता है आप लोगों ने अभी तक मार्क नहीं किया होगा, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको मार्क कर लीजिए, पेपर में जरूर आने वाला है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहले ट्रिपल फ्यूजन होती है या पहले सिनगैमी होती है, तो बेटा पहले होती है ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि पहले पेन बनना होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वाई एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर जाइगोट, वाई, क्योंकि बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसके बाहर सेल वॉल बनेगी, वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और रेपिडेटली इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, तो जब जाइगोट बनेगा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन किसने देना है, एंडोस्पर्म ने। तो इसीलिए जो बेटा देखो मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले बनता है न्यूक्लियस, एकदम से सेल वॉल उसके बाहर नहीं आती। तो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बनेगी, वो बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, रिपीटेडली डिवाइड होकर वो एक एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। वो एंडोस्पर्म टिश्यू पहले बनेगा, क्यों, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है और जाइगोट बाद में बनता है। जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। अब पेन अंडरगोज न्यूक्लियर डिविजन्स टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। अच्छा, अगर सपोज कीजिए
कि अगर सेल वॉल अभी नहीं बनी, ठीक है, तो वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और अगर सेल वॉल बन गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म दो तरह की होती है, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। अगर तो सिर्फ न्यूक्लियस ही है, उनके बाहर अभी सेल वॉल नहीं बनी, तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और अगर बाहर सेल वॉल बन गई है तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंडर कोकोनट वाटर जो आप पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और अगर उसके बाहर सेल वॉल बनने लग पड़ी सेल्स के बाहर तो वो क्या होगा, व्हाइट कर्नल। अब देखिए, आप नारियल पीते हैं, जो नारियल का पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जिस नारियल में पानी कम होगा और गिरी ज़्यादा होगी, मतलब उसके जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उनके सबके बाहर सेल वॉल बन गई है और वो व्हाइट कर्नल, वो गिरी बन गई है, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो नारियल पानी पीते टाइम याद रखिएगा, जो नारियल पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और अगर पानी कम और नारियल ज़्यादा तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इससे आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बेटा होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो ये है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। पहले डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। और अब इसमें आपको प्लॉइडी याद रखनी है, साइनोइड्स डीजनरेट हो जाएंगे, वो सारे एन है, हैप्लॉइड है, जाइगोट बन चुका है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है ना, तो वो 2n है। पेन जो पैक बनेगा वो ट्रिप्लॉइड है, क्यों, क्योंकि एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज हुए हैं, तो दो पोलर न्यूक्लियर के न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, दैट इज पेन, और एंटीपोडल्स भी एन है। तो सबकी प्लॉइडी आपको पेपर में पूछ सकते हैं, तो सबकी प्लॉइडी याद रखिए, साइनोइड्स एन, जाइगोट 2n, पेन 3n, और एंटीपोडल्स दैट इज n। अब जाइगोट्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद ही फॉर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म ने उसे न्यूट्रिशन देनी है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट्स में सीड्स डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर। मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स में जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, बट सीड्स डिफर ग्रेटली। तो हम देखते हैं अब ये। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा डाइकॉट सीड की, ये अब ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों को टर्म समझ नहीं आती। तो ये एक डाइकॉट सीड है, ये एक मोनोकॉट सीड है। तो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में मैं बात करूंगा। एक डाइकॉट एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस है और दो ये आप देख रहे हैं कॉटिलेडन। तो द रीजन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल, एंड बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट प्लूम्यूल एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो कॉटिलेडन्स, रीजन अबव एपिकोटाइल, रीजन बिलो हाइपोकोटाइल, द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट प्लूम्यूल एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल और रूट कैप। तो देखिए बड़े आराम से आपका डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं। मोनोकॉट मीन्स सिंगल कॉटिलेडन। तो जिन जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही कॉटिलेडन होता है, और उस कॉटिलेडन को बेटा हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्क्यूटेलम। वही रीजन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज एपिकोटाइल, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अब दो नई टर्म्स हैं, कोलियोराइजा और कोलियोटाइल। तो ये आपको अब टर्म्स में बहुत ध्यान से बताता हूं। एंड अनडिफरेंशिएटेड शीथ जो आपकी रेडिकल को कवर करती है, रूट जो फर्दर बनेगी, उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। ये वर्ड्स याद रखिएगा। एंड व्हाट इज कोलियोटाइल, अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट कवर्स द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बनती है फ्यूचर शूट। तो कोलियोटाइल और कोलियोराइजा की अगर डेफिनेशन याद करनी है, कोलियोपटाइल पी प्लूम्यूल, प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा आर रेडिकल की कवरिंग, ठीक है। और कोलियोराइजा क्या है, वो अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, और कोलियोपटाइल क्या है, वो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है। नाउ अब बात करेंगे सीड, और लास्ट दो टॉपिक्स रह गए हैं, फटाफट जल्दी से इन्हें खत्म कर देंगे। नाउ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बेटा हम क्या कहते हैं, सीड। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ओव्यूल की दो कवरिंग्स थी, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ओव्यूल ही सीड बना है, तो सीड की भी दो कवरिंग होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीड कोट्स। और कॉटिलेडन्स होता है और एम्ब्रियोनल एक्सेस। व्हाई आर कॉटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड, देयर वर्क इज टू स्टोर फूड एंड दे आर जनरली थिक इन नेचर, सो यू कैन सी हियर। नाउ मूविंग फर्दर, सीड्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं एल्ब्यूमिनस, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। अब ये ध्यान से समझिएगा, जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होगी वो होंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगी वो क्या होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो वेयर देयर इज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म उन्हें हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और जिनमें है वो एल्ब्यूमिनस। एग्जांपल इज पी ग्राउंडेड बीन्स, और इसके एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं फर्दर चलता हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ सीड्स की, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में डिफरेंस आता है पेपर में। इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट, इनमें क्या होता है,
न्यूसेलस, मैंने आपको बताया था ओव्यूल में न्यूसेलस होता है, मास ऑफ सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कई बार एम्ब्रियो बनने के बाद भी कुछ न्यूसेलस का पार्ट रह जाता है, रेमिनेंट्स, उसके पार्ट्स रह जाते हैं, तो द रिमेनिंग परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। एग्जांपल इज ब्लैक पेपर एंड बीट। अब जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सीड कोट्स बन चुके हैं। नाउ जो एक सीड है उसके माइक्रोपाइलर एंड पे, तो अगर आप एक सीड देख सकते हैं बेटा, ये एक पीनट का सीड है, तो इसके माइक्रोपाइलर एंड पे थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। क्यों रह जाती है? ताकि उसमें ऑक्सीजन और वाटर क्या कर सके, एंटर कर सके फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीड में माइक्रोपाइलर एंड पे देयर इज अ पोर, ये आपको याद रखना है। नाउ जब एक सीड मैच्योर हो जाता है, जैसे एंथर मैच्योर होता है तो वाटर रिलीज करता है, ऐसे ही तो सीड भी इट बिकम्स ड्राई बाय लूजिंग वाटर, दैट इज 10 to 15% बाय द मॉइस्चर, एंड वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड स्लो डाउन कर लेता है। दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी जिसमें एम्ब्रियो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर लेगा, उससे बच्चे हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी। व्हाई डोरमेंसी अकर्स इन सीड्स? बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आएगी तो सीड जो होगा, सीड क्या करेगा, उसका जो एम्ब्रियो है अपना मेटाबॉलिज्म क्या कर लेगा, स्लो डाउन कर लेगा। इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डोरमेंसी पीरियड। एंड विच आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट? मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। सीड्स की 5-6 एडवांटेजेस हैं प्लांट्स के लिए। ये बेटा पैराग्राफ्स ना बच्चे एंड में आते आते थक जाते हैं पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते, पर मैंने तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दी हैं। तो देखिए फिर, सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड्स आर मोर डिपेंडेबल, तो ये पानी ज़्यादा लेके आएंगे प्लांट के लिए। सीड्स प्रोवाइड बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, तो दे कैन इजीली कॉलोनाइज इन एनी एरिया। ये डिस्पर्स बहुत इजीली हो सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो कहीं भी कॉलोनाइज हो सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सीड्स में बहुत सारे फूड रिजर्व्स हैं, तो जब तक वो एक सीड, मतलब जब तक एक सीड प्लांट में ग्रो नहीं होता, तो सीड के अंदर इतना अबंडेंट फूड रिजर्व है कि एम्ब्रियो उससे नरिशमेंट ले सकता है। हार्ड सीड कोट्स एम्ब्रियो को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दे ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशंस इन द प्लांट्स। ठीक है जी। सीड्स में डिहाइड्रेशन की कैपेबिलिटी होती है और डोरमेंसी की कैपेबिलिटी होती है, तो इसीलिए इन्हें हम बहुत देर तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। बच्चों को ये पॉइंट्स नहीं आते, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिए हुए हैं। नाउ जैसे पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है, कब तक वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, सीड्स की वायबिलिटी होती है, कब तक वो ग्रो कर सकते हैं। तो सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो सिंपल याद रखना नाम आपने। ओल्डेस्ट जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेट निकाला गया था सीड, वो किसका है बेटा, 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद निकला ल्यूपाइन, दैट इज ल्यूपाइनस आर्कटिकस। और एक 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला है किंग हेरोड्स पैलेस की एक्सकेवेशन के दौरान, वो किसका है, डेट पाम का, इट इज फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट। अब फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं फ्लैशी लाइक गावा, ऑरेंज और मैंगो, कुछ होते हैं ड्राई लाइक ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। अब फ्रूट्स बेटा दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं डायरेक्टली, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसमें ओवरी प्लस थैलेमस दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर ओवरी से फ्रूट बना वो ट्रू फ्रूट है, ओवरी प्लस थैलेमस से बना तो वो फॉल्स फ्रूट है। और आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं, उनके डायग्राम्स भी आपकी बुक में बने हुए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, दे ऑल आर फॉल्स फ्रूट्स। और ये डायग्राम आपको बहुत ध्यान से करने हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। थैलेमस बना हुआ है, सीड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट्स आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, व्हेन द फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल इज बनाना। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर डाल सकते हैं? यस। हाउ? पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अगर आप ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट्स के ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड, इनका लेवल थोड़ा सा प्लांट के अंदर क्या कर दें, चेंज कर दें, तो आप पार्थेनोकार्पिक जो प्लांट्स हैं वो भी बना सकते हैं, मेनली ऑक्सिन्स से। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, तैयार रहिए बिल्कुल। और ये चैप्टर मेरे को लगता है आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और जो वर्कशीट होगी वो तो बहुत ही बढ़िया होगी, और उसके आंसर्स उससे भी बढ़िया होंगे। और मेरे को पता है आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैं सारे कीवर्ड्स आपको बता चुका हूँ। लास्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएमिनोनी। बेटा इज द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बना, वो है पार्थेनोकार्पी। When the seed is formed without fertilization, it is called
एपोमिक्सिस। इसकी एग्जांपल याद रखिएगा, पार्थिनोकार्पी की बनाना, एपोमिक्सिस की है एस्ट्रोकेशिया फैमिली एंड ग्रासेस। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, तो उसमें आपने ये आंसर लिखना है क्योंकि इसमें डिप्लॉयड एक्स सेल बनता है विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये पूरा पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए। डिप्लॉयड एक्स सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एक्स सेल बनता है और एम्ब्रियो भी क्या बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये तो हो गई बात एपोमिक्सिस की। अब मैं बात करूंगा पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत स्पीशीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलस के सेल्स में डिवीजन होती है तो वो प्रोट्रूड करके एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं बेटा। तो इस केस में फिर क्या होता है, ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, दिस इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, कि एक सीड के अंदर वैसे एक एम्ब्रियो होना चाहिए पर एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो क्यों होते हैं, तो बेटा उसका रीज़न क्या लिखना है। जो न्यूसेलस के सेल्स हैं वो इतना डिवाइड करते हैं कि डिवाइड करके वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं और जब वो उसके अंदर घुस जाते हैं तो घुसने के बाद वहाँ पे फिर क्या होता है, एक की जगह बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसका कॉज आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपोमिक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमारा सेशन खत्म होने वाला है, जस्ट 2 मिनट की वीडियो रह गई है हमारी, तो मैं आपको बताने लगा हूं कि हाइब्रिड जो प्लांट्स बनते हैं, इफ द सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड्स देन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज द हाइब्रिड करेक्टर। अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं एक हाइब्रिड प्लांट बनाता हूं और हाइब्रिड प्लांट जो है उसके अंदर क्या होता है, जो हाइब्रिड प्लांट बनता है प्लांट्स के जो करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और हर साल हमें नया प्लांट बनाना पड़ता है। तो दिस इज इट्स डिसएडवांटेज और वो कॉस्टली होता है। पर जो एपोमिक्टिक प्लांट होता है ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। क्यों, ये वर्ड याद कर लीजिए, ये कीवर्ड पेपर में लिखाएंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। एपोमिक्टिक प्लांट्स में क्या होता है, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर। जो दो करेक्टर्स हमने कंबाइन किए हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते बिकॉज द सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्टिक प्लांट्स में देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स, तो इन्हें हम साल बाय साल ग्रो कर सकते हैं और इसीलिए एपोमिक्टिक सीड्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है आपके लैब में। तो इसके साथ ही बेटा हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 2 की रिवीजन भी। तो इसकी जो वर्कशीट है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो सेकेंड चैप्टर डन, 4th चैप्टर डन, 3rd चैप्टर की वीडियो ऑन द वे एंड बी रेडी फॉर दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मेरी वीडियोस के साथ 70 में से 70 आई गारंटी। थैंक यू।